आरएसएस क्या है? कभी भी किसी पाठ्यक्रम में हमें नहीं पढ़ाया गया कि ये क्या संस्था है, क्या करती है। और जैसे हम बड़े हुए और राजनीति को थोड़ा बहुत जानने लगे, तब भी हमने ऐसा देखी एक तस्वीर कि जैसे कि ये कोई बहुत ही बड़ा आतंकवादी संगठन है और इसने पता नहीं कितनी युद्ध खेले हैं और पता नहीं कितनी खून की नदियां बहाई हैं। एक ऐसी तस्वीर थी कि टच मी नॉट, कि ये एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में कभी कोई बात भी मत करो। और ये सब आया विरोधी पार्टियों से, बीजेपी की जो विरोधी पार्टियां। लेकिन फिर भी किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को ये जानना चाहिए, और दूसरे जो नहीं पढ़े लिखे उनको भी, कि हमें किसी को कैसे आंकना है। तो आरएसएस का इतिहास क्या है, आरएसएस की भूमिका क्या रही, क्या इन्होंने कोई खून की होलियां खेली हैं, कोई ऐसे युद्ध करे हैं कि हम इनसे नफरत करें। फिर यह हमारे मनों में ये नफरत की एक विचारधारा किसने डाली, क्यों डाली, इस पे आज चर्चा करेंगे, जिसके लिए मैंने हेमंत गोस्वामी को निमंत्रण दिया है। हेमंत आरएसएस के सदस्य नहीं हैं। ये मेरा पहला सवाल था इनसे कि अगर आप सदस्य हैं तो मुझे आपसे साफ सुथरा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो ये उनके सदस्य नहीं हैं। दूसरे, इनकी अपनी बैकग्राउंड क्या रही है, ये ज़्यादातर लेफ्ट ओरिएंटेड रहे। जी हेमंत। नमस्कार। जी नमस्कार। तो अब आप हमें इसका ज्ञान दें, क्योंकि मुझे आज भी नहीं पता कि आरएसएस क्या है, इतना क्या इन्होंने कर दिया कि इनसे इतनी नफरत देश में क्यों फैली। और आज भी बीजेपी के विरोधी जो हैं वो इसको ऐसी ही गणना करते हैं। पर मैं तो जानना चाहती हूँ कि क्यों। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम जानते हैं आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और हाँ, स्वयंसेवक संघ है। तो इसका मतलब वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनजीओ आप कह सकते हैं। सो इट्स बेसिकली एन एनजीओ। किसी गवर्नमेंट का अंग नहीं है, ना गवर्नमेंट से कोई ग्रांट या डोनेशन लेती है। तो ये एक एनजीओ है और अगले साल 100 साल की हो जाएगी। हाँ, मेरे को इसका इतिहास थोड़ा सा समझा दें। जी। तो अगले साल ये 100 साल की हो जाएगा आरएसएस। इसकी स्थापना जो है 1925 में हुई थी। और क्यों हुई थी? हाँ, मैं उस पे आ रहा हूँ जी। तो हेडगेवर जी, जो केशव बलिराम हेडगेवर के नाम से हम जानते हैं, जी, जी। तो वो एक डॉक्टर थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब ये जानने के लिए कि इसकी स्थापना क्यों हुई थी, तो हमें उस इतिहास को, उस समय, उस काल खंड में जाना पड़ेगा। तो जिस समय आरएसएस थी 1925 की जब हम बात कर रहे हैं, उस दौर में क्या हो रहा था। उस दौर में राजनीतिक के मानचित्र पे कांग्रेस थी। तिलक जी थे, लाला लाजपत राय थे, बीएस मुंजी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, ये सब लोग थे। और जो राजनीतिक दल था वो था सबसे बड़ा राजनीतिक दल या इकलौता राजनीतिक दल आप कह सकते हैं, वो थी कांग्रेस। कांग्रेस का एक अपना अंग था जिसे हिंदुस्तानी सेवा दल कहते थे जी, जिसको बाद में सेवा दल, कांग्रेस का सेवा दल के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो पहले उसका नाम हिंदुस्तानी सेवा दल के नाम था। जी। तो एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस ने अपने अंदर ही एक बनाई थी जी। इसी तरह जो उस समय ये अपने बाल गंगाधर तिलक थे, तो उन्होंने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। उससे पहले गोखले जी ने बनाया था। तो गोखले जी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। 1905 में उसकी स्थापना की थी। उसके बाद उसी दौर में लाला लाजपत राय ने एक तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की फॉर्मेशन की थी, जो बाद में 1921 में सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी बना। मतलब बेसिकली ये सारी ऑर्गेनाइजेशन थी जी। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सिवाय हिंदुस्तानी सेवा दल को छोड़ के जो कि कांग्रेस की थी, बाकी ये सब एनजीओ थी। एनजीओ कहना उसको आज के कंटेक्स्ट में हम एनजीओ कहते हैं, पर वो एनजीओ नहीं थी। जिस समय गोखले जी ने बनाया तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले जो हमारे राष्ट्र में जो लोग हैं उनको जगाना जरूरी है, उनके अंदर अपनी सभ्यता, अपने धर्म और अपने जो हमारा इतिहास रहा है उसके बारे में जब तक उनमें एक जागृति नहीं आएगी, जब तक उसके बारे में उनके मन में एक सम्मान का भाव और पुनरुत्थान का भाव नहीं आएगा, तब तक हिंदुस्तान जो है वो जाग नहीं सकता और गुलामी की बेड़ियों को नहीं तोड़ सकता। तो ऐसा एक विचार रहा गोखले जी का। उसी विचार पे
तिलक जी ने भी अपना सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। अब 1920 का अगर आपको कालखंड ध्यान होगा तो 1920 का कालखंड जिसे हम गरम दल और नरम दल की लड़ाई और कांग्रेस के फूट के रूप में जानते हैं। तो 1920 में लाला लाजपत राय जो हैं वो बन गए इसके अध्यक्ष कांग्रेस के जी। और एक जॉइंट जिसे कहते हैं सबको मिलाने के दोबारा इकट्ठे करने के लिए एक नेशनल कन्वेंशन जो इनका हुआ, उसमें एक वॉलंटियर को उन्होंने, एक व्यक्ति को जिसकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी और कैपेसिटी पे उनको विश्वास था, उसको उन्होंने काम दिया कि जितने भी दूर दूर से 10 से 20 हज़ार के करीब डेलीगेट्स आएंगे उन सबके रहने खाने पीने की व्यवस्था का आप ध्यान करेंगे जी। और वो सेवा दल का काम वो मिला हेडगेवर जी को। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी थी, स्किल थे, कांग्रेस के साथ चल रहे थे। पर कांग्रेस के साथ उस समय जो निर्णय लिए गए, इसी समय पे महात्मा गांधी भी स्टेज पे आ गए। इससे पहले महात्मा गांधी भारतीय पॉलिटिक्स में नहीं थे जी। तो इसी इरा में महात्मा गांधी के आने के बाद लाला जी को भी लगा कि यहाँ पर, लाला लाजपत राय को, कि अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिस दिशा में जाना चाहिए कांग्रेस उस दिशा में नहीं जा रही। लाला जी हमेशा से विरोध भी करते रहे थे, तो उन्होंने अपनी सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी बनाई। पर किसी कारणवश जब लाला जी की तबीयत भी खराब होनी शुरू हुई और उधर से सेंटर स्टेज से जब तिलक जी चले गए और गोखले जी भी नहीं रहे, तो उस समय इनको लगा एक वैक्यूम है और हेडगेवर जी ने अपनी एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। विजयदशमी के दिन 1925 में उन्होंने इसकी स्थापना की और उन्होंने बोला कि इसका ऑब्जेक्टिव जो है नॉन पॉलिटिकल रहने वाला है। हम किसी भी तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन रहने वाली है जिसका मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि जात पात जो है इस समाज से खत्म करनी है। दोबारा से लोगों को अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने भूमि के बारे में दोबारा से जागृत करना है, उनको दोबारा से प्रोत्साहित करना है और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसको जगाना है। तो इस लक्ष्य के साथ ये आरएसएस की स्थापना की गई 1925 जब आप बात करें धर्म की, तो क्या वो सिर्फ हिंदू धर्म था या जिसका जो धर्म? देखिए, आरएसएस का शुरू से, आरएसएस का अर्थ है मेरा, जब मैं आरएसएस की बात करता हूँ तो आप इसको खाली आरएसएस मत समझिए, आप उनके पूरे, इसीलिए मैंने आपको इतिहास बताया। वो गोखले जी से, तिलक जी से, महात्मा गांधी भी उसमें बाद में सम्मिलित होते हैं और बीएस मुंजी से लेके वो उन सब का वो विचार यही था कि जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो सारे के सारे एक धर्म के लोग हैं। हमारा धर्म जो है संस्कृति के साथ चलता है, हमारी संस्कृति के साथ चलता है। जब अगर आप किसी को हिंदू बोलते हैं तो हिंदू का मतलब इस भू क्षेत्र में, इस भूमि पे रहने वाले सारे लोग जो हैं वो हिंदू हैं। हम कोई एक ऐसे तो किताबी तो है नहीं कि एक किताब पढ़ने से हमारा वो धर्म हो जाता है। धर्म की परिभाषा यदि आप रिलीजन के रूप में करेंगे तो वो गलत परिभाषा रहेगी। रिलीजन का जो ट्रांसलेशन है वो धर्म नहीं होता है। धर्म काल के साथ, समय के साथ, आपकी अवस्था के साथ बदलता रहता है और ये आपकी संस्कृति के साथ जुड़ा होता है। तो ये जो है, बैक टू दिस कि आरएसएस को एक अच्छी उद्देश्य लेकर स्थापित किया गया, लेकिन क्योंकि वो उस समय की जो राजनीतिक कांग्रेस थी, ये उनको शायद अच्छा नहीं लगा। Is that? देखिए, उस समय क्या है, उस समय जो पॉलिटिकल पार्टीज में कांग्रेस के साथ ये हिंदू महासभा जो है, हिंदू महासभा कांग्रेस का एक अंग होता था। कांग्रेस में एक ग्रुप होता था, वो निकल के हिंदू महासभा बन गया। अच्छा। और वो एक राजनीतिक दल बन गया। तो राजनीतिक दल हिंदू महासभा एक बन गया, एक कांग्रेस बन गया, फिर मुस्लिम जो बाद में मुस्लिम लीग बनी और मुस्लिम के नाम से एक और राजनीतिक दल था। तो ये 3-4 राजनीतिक दल उभर के सामने आने शुरू हो गए। ये तो स्वाभाविक था कि कांग्रेस को शायद आदत पड़ गई थी अकेले राजनीतिक दल रहने की, लेकिन ये तो बिल्कुल स्वाभाविक था कि एक राजनीतिक दल रहेगा नहीं, समय के साथ विचारधारा बदलेगी और नए नए दल खड़े होंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि आरएसएस, जिसको आज आप खाली हिंदूवादी होने का जिस पे आरोप लगा रहे हैं, वो जो रोल है वो हिंदू महासभा निभा रही थी और हिंदू महासभा जो है वो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी, उसका उनको लीड कर रही थी। उसका आइडिया ये था कि भारत जो है इसमें अपीसमेंट नहीं होनी चाहिए और ये हमारा राष्ट्र है, कोई आज का राष्ट्र तो है नहीं, हजारों साल का राष्ट्र है। तो इसमें जो है आप अपीसमेंट करके आप मुस्लिम को बैलेंस कर रहे हैं, क्रिश्चियंस को बैलेंस कर रहे हैं, इस चक्कर में आप अपना देश को, अपने आत्मसम्मान को और अपने पृष्ठभूमि को आप भूल रहे हैं। तो इस
की वजह से हिंदू महासभा का गठन हुआ और हिंदू महासभा ने इस काम को आगे बढ़ाया। पर हिंदू महासभा प्योरली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। आरएसएस ने इस दौरान भी पॉलिटिक्स में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। आरएसएस का जो वर्किंग स्टाइल था वो एकदम अलग रहा। आरएसएस ने जगह जगह अपनी शाखाएं खोलनी शुरू की। पहले खाली महाराष्ट्र में थी, फिर उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहुंचे, वहां पर उनको समर्थन मिला, वहां पर कुछ ब्रांचेस खोली, फिर धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में ब्रांचेस खुलनी शुरू हो गई। ब्रांचेस का मतलब जो है शाखा, शाखा का मतलब कोई कमरा या कोई बिल्डिंग नहीं होती। इसका मतलब कहीं भी ओपन ग्राउंड में कहीं पर भी आपको जो ऐसे नौजवान नवयुवक जो आपकी विचारधारा को समझे, जो आपके साथ आने को तैयार हो, जो आपके साथ राष्ट्र निर्माण का काम कर सकें और आपके साथ जुड़ सकें, तो उनको रोज सुबह 1 घंटा आप मिल सकें, बातचीत कर सकें, वर्जिश कर सकें, योग कर सकें, प्रार्थना कर सकें, सिर्फ इतना ही काम है। तो ऐसी जो है आज की डेट में 60,000 के करीब पूरे उनकी शाखाएं हैं। और इस संस्कृति को समझने के लिए आपको आक्रांताओं से पहले जाना पड़ेगा। 800 साल 1000 साल हो गए अब तकरीबन, जब सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, आक्रांता आने शुरू हुए और उनका एक अलग उद्देश्य बन गया उसके बाद। तो 1000 साल का इतिहास से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मैं अभी साउथ इंडिया से आ रहा हूँ, मैं कर्नाटक था, तमिलनाडु था, तो अभी मैं विजयनगर एम्पायर, जिसे हम्पी के नाम से जानते हैं, तो मैं कुछ दिन वहाँ पर बिता के आया हूँ। तो यदि आप वो देखेंगे, हम्पी के जो र्यून्स जिसे हम कहते हैं, जो हम्पी का पुराना विजयनगर एम्पायर है, वो देखने का आपको लगेगा जो बाहुबली के सेट हैं वो भी छोटे थे। इस स्केल पे वहां पर आज से कोई तकरीबन 500-700 साल पहले इस तरह से वो शहर वहां पर जीवित था और वो हजारों साल से वो उस तरह का शहर था वो। और इतना बड़ा, इतना मैसिव स्केल पे सारे काम, महल, लोगों के लिए मार्केट्स, और आप मतलब जब तक आप देखेंगे नहीं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस तरह का, कितना भव्य वो राज्य रहा होगा। इसी तरह मौर्य काल में अगर आप बिहार जाएंगे तो वहां पर आप नालंदा की बात करेंगे, जो अब तक्षशिला चले गया उसकी बात करें, वहां जाके देख के आए, उसके र्यून से देखें, अब तो खंडर बचे हुए हैं, तो वो भी यदि आप देख के आएंगे तो आपको समझ आएगा कि देश हमारा इतना ही भव्य और इतना विशाल था। और आक्रांताओं के आने से पहले भी हमारी एक संस्कृति थी, आक्रांताओं के आने से पहले भी हमारा एक इतिहास था। जो ज्यादा लोग जानते हैं, जो आक्रांता मतलब जो भी बाहर से आए, इन्वेड किया भारत में, यहाँ पर कब्जा किया, वो हमारी पूजा पत्ती, हमारी संस्कृति से नहीं जन्मे थे। उनका अपना विचार था, वो लेके आए। कुछ जंगली थे, कुछ अपने अलग उन्होंने धर्म अडॉप्ट किया, वो लेके आए, जिसे रिलीजन कहते हैं। यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन है। तो वो अपनी किसी किताब को पढ़ के उसको फॉलो करना चाहते थे, तो उसको लेके वो आए। तो वो एक अलग विचारधारा के साथ आए और उसको उनका मेन मकसद जो है लूट था। गजनी जब आया उसका मकसद लूट था। तो जो लोग लुटेरे बन के आए, जिन्होंने अपनी पूजा पद्धति हमारे लोगों को दी, उस पूजा पद्धति से ये राष्ट्र चलेगा कि ये राष्ट्र अपनी संस्कृति से चलेगा, ये मेन मुद्दा रहा है आरएसएस का। और आज भी यही मेन मुद्दा है कि इस भूमि पे जो लोग रह रहे हैं, किसी भी पूजा पद्धति, किसी भी तरह से अपनी उपासना करते हो, किसी भी अल्लाह भगवान किसी को भी मानते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर राष्ट्र की संस्कृति और राष्ट्र एक ही धागे में पिरोया जाएगा। जी। तो आरएसएस को ऐसा जो एक तस्वीर उसकी खींची गई है, जो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा ब्लैक पेंट और इतनी भयावह सी रूप जो आरएसएस को दिया है, वो क्या कांग्रेस की उस समय की जो जलन थी कि ये हमसे अलग होके कुछ बना रहे हैं, क्या उसमें से निकला है? जितनी भी उस समय संस्थाएं बनी हैं, आज़ादी से पहले, जो मैंने आपको बताया 1905 से बननी शुरू हुई अलग अलग संस्थाएं राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए, रिवाइवल, नेशनल रिवाइवल के लिए जो बनी, उन सब में से आरएसएस जो है वही सबसे आगे बढ़ी, क्योंकि उसकी कार्य पद्धति, उसका वर्किंग स्टाइल ऐसे था कि उसकी एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा हुई और वो सबसे आगे बढ़ी, और उसमें किसी भी तरह के करप्शन या डिल्यूशन भी नहीं हुई। अब हिंदू महासभा भी खत्म हो गई। अब कांग्रेस का कौन राइवल बचा? जो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप था, वो एक ही बचा, जो थी आरएसएस। हालांकि आरएसएस पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थी, पर उनका इतना इन्फ्लुएंस था कि यदि वो किसी भी विचार के बारे में या किसी भी बारे में बात करेंगे तो लोगों पे उसका असर पड़ता था, और वो जो है एक नया प्रभाव बना सकने की क्षमता रखते थे उस समय भी, आज़ादी के बाद। तो जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई
तो सबसे पहले बिना किसी जांच के जो आरोप लगाया गया वो आरएसएस पे आरोप लगाया कि नथुराम गॉडसे जो है वो आरएसएस का ये डिजाइन था और कॉन्स्पिरेसी थी। पर क्या नथुराम गॉडसे आरएसएस के सदस्य थे? नहीं जी, नथुराम गॉडसे आरएसएस के सदस्य नहीं थे। ये ट्रायल में उनका प्रूव हो चुका है, डिटेल ट्रायल हुआ था जिसमें ये प्रूव हुआ कि वो आरएसएस के सदस्य नहीं थे। वो हिंदू महासभा के सदस्य जरूर थे पर आरएसएस के सदस्य नहीं थे। हिंदू महासभा मैंने आपको बताया कांग्रेस से ही निकल के आई हुई थी, तो हिंदू महासभा के सदस्य थे, आरएसएस के नहीं थे। ये प्रूव हो गया, ट्रायल में प्रूव हो गया कि आरएसएस का इसमें कोई रोल नहीं था, आरएसएस ने कभी कंस्पायर नहीं किया। अब तीनों, जब मैंने बताया गोखले जी के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, लाला जी की सर्वेंट्स ऑफ पीपल और आरएसएस, तीनों का एक और पॉलिटिकल स्टाइल था। वो ये स्टाइल था कि हमने किसी भी तरह से सरकार के साथ कन्फ्लिक्ट में नहीं आना, कोई ऐसा काम इलीगल नहीं करना जिससे हमारी संस्थाएं बैन हो जाएं। तो आरएसएस का तो इतिहास था, पिछले 20 सालों से 23 सालों से उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, तो कॉन्स्पिरेसी का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो कोई युद्ध नहीं करा, कुछ नहीं किया, कोई खून की नदियां नहीं बही, उल्टा किया। जिस समय पार्टीशन हुई तो सबसे ज्यादा लोगों को जो रेस्क्यू किया, जो लेके आए, जिनको सेवा की, जो शरणार्थी आए उनकी सेवा की, वो आरएसएस ने की। वहां पर जो महिलाएं छूट गई थी, रह गई थी, यहाँ से सेविका दल से वहां गए, महिलाएं जाती थी सेविका दल से, वहां से उनको चार्टर्ड प्लेन, उस समय बहुत मुश्किल काम होता था, तब उनको वहां से लेके आए, वहां से उनका आने का सुरक्षित रास्ता बनाया। वहां जो हमारे लोग छूट गए थे आज़ादी के बाद, उनको वापस लेके आए, शरणार्थियों का ध्यान रखा, और इसके लिए सरदार पटेल ने पूरा एक कमेंडेशन दिया। और उनका ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने 1947 में ये बोला है कि आरएसएस एक अत्यंत ही पैट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके दिल में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति भरी हुई है, ये कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते। ये सरदार पटेल का अपना कथन है। 1948 में जिस समय सरदार पटेल होम मिनिस्टर थे, जिस समय महात्मा गांधी जी के बाद आरएसएस पे बैन लगा, तो वो भी सरदार पटेल ही थे, होम मिनिस्टर भी सरदार पटेल थे जिस समय बैन लगाया गया। तो काफी खिचड़ी पकी हुई है। और इसमें अब बैन इसलिए लगाया गया, देखिए बैन जब लगाया गया तो क्या है, दोबारा बैन लिफ्ट कैसे किया गया? तो उस समय जो है हेडगेवर जी तो नहीं रहे थे, उनका जो सेकंड इन लाइन जो है गोलवाकर जी, वो आ गए थे, हेड बन गए थे उसके ऑर्गेनाइजेशन के। तो जब वो बन गए थे तो उनके साथ सरदार पटेल ने बोला कि देखिए आप सब लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं, आपकी इतनी सारी, उस समय 30-40 हज़ार शाखाएं थी, आपकी शाखाएं हैं पर आपका कोई संविधान नहीं है। सो आरएसएस इतना ऑर्गेनाइज काम कर रही थी विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने बोला अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे अपना तो हम आपका बैन लिफ्ट कर देंगे। अच्छा, ये भी सरदार पटेल ने ही कहा। हाँ। ये दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो मेरी और आपकी तरह गुमराह रहे हैं पिछले 40-50 वर्ष कि हम खुद लेफ्ट से निकले हुए, उसी रास्ते से आए हुए लोग तो हैं। कोई और आरोप नहीं लगा, सिर्फ इतना ही उनको बोला गया और उनको फोर्स किया गया एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उनको फोर्स किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन बाकायदा सबमिट किया सरकार को। और उसके बाद जो है वो बैन 1948 वाला जो गलत आरोपों में महात्मा गांधी की हत्या के बाद कि आरएसएस का उसमें रोल है, ऐसे गलत आरोपों के साथ लगा था, वो बैन लिफ्ट हुआ। आज की डेट में जो आरोप लगता है, आज की डेट में आरोप लगता है कि बीजेपी और आरएसएस एक ही है। और बीजेपी जो है, ऐसा क्यों कहते हैं? मैं वो बीजेपी जो है उसको आरएसएस चलाता है और आरएसएस के एकदम जैसे जो आरएसएस ने बोला वो बीजेपी करेगी। अब ज्यादातर लोगों ने आरएसएस के बारे में तो नहीं पढ़ा होगा पर बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पढ़ा होगा। तो जिसने भी बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है उसको पहले देखना चाहिए कि उसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, बीजेपी का आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन का जरूर पढ़ना चाहिए, रादर 1 से 4 तक पढ़ने चाहिए। तो आर्टिकल 3 जो है वो बताता है कि बीजेपी की फिलॉसफी क्या है और बीजेपी की कमिटमेंट्स क्या है। तो आर्टिकल 3 बोलता है बीजेपी की जो फिलॉसफी है वो है एकात्म मानववाद। ये समझने के लिए लोगों को इस फिलॉसफी को समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है कि एकात्म मानववाद क्या है। इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको दूंगा। एक जिस समय हम आज़ाद हुए तो 2 तरह की फिलॉसफी चल रही थी पूरी दुनिया में, एक कम्युनिस्ट थे, एक कैपिटलिस्ट थे। कम्युनिस्ट के कोर में ये था कि लेबर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट और जो सारा कुछ है मजदूरों के प्रति उनकी थी, उनकी, ठीक है जी। दूसरी तरफ और उनके लिए सारा कुछ जो है सोसाइटी इंपॉर्टेंट थी और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट थे जिनके लिए कैपिटल इंपॉर्टेंट है,
पैसा इंपॉर्टेंट है और सब लोग अपनी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कमाएंगे। तो और उसके लिए सोसाइटी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो एक तरफ कैपिटलिज्म था, एक तरफ सोशलिज्म था। इन दोनों में ना स्पिरिचुअलिटी है, दोनों फिलॉसफी में स्पिरिचुअलिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, और दोनों में एनवायरनमेंट या सृष्टि के प्रति किसी भी तरह का चिंतन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जिस समय बीजेपी बन रही थी, जिससे पहले जनसंघ के नाम से हम जानते हैं, तो जिस समय वो बन रही थी तो इन्होंने बोला कि हम एक राष्ट्र के रूप में हजारों साल से एग्जिस्ट करते हैं, हमें कोई वेस्ट की नई अध पकी खिचड़ी को उठाने की जरूरत नहीं है, हमारी अपनी संस्कृति है और हमारी संस्कृति के हिसाब से व्यक्ति, समाज, सृष्टि और ईश्वर या स्पिरिचुअलिटी, चारों चीजों की इंपॉर्टेंस है और ये एक है, इनको सेपरेट नहीं कर सकते। जो इन सब चीजों को लेके चलेगा वही जो है राजनीति, वही उसी तरह की राजनीति इस देश को, इस समाज को आगे बढ़ा सकती है। बहुत अच्छे। तो अभी मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी। अच्छा, दूसरी चीज मैं बीजेपी की फिर से आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन की आपने बात की, उनके पंचनिष्ठा इनग्रेन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है। ये फिलॉसफी भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है बीजेपी के, और पंचनिष्ठा भी लिखी है। उसमें पहली निष्ठा है कि हमारी कमिटमेंट है टूवर्ड्स डेमोक्रेसी जी, हमारी कमिटमेंट है टूवर्ड्स नेशनलिज्म, हमारी कमिटमेंट है टू गांधीयन इकोनॉमिक पॉलिसीज विच इज एक्सप्लॉयटेशन फ्री एंड आल्सो मोर फॉर द पुअर। ठीक है जी। तो ये जो पंचनिष्ठाएं हैं, जो बीजेपी की कोर फिलॉसफी है, ये कहीं और आपको नहीं मिलेगी। और सबसे बड़े इसमें जो विरोधाभासी बात है, कांग्रेस जो अपने को गांधी की लीगेसी के साथ जोड़ती है, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में गांधी का नाम नहीं है, बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन में गांधी जी का नाम है। और गांधी जी की फिलॉसफी कौन फॉलो करेगा? वो बीजेपी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है दैट वी विल फॉलो गांधीयन फिलॉसफी ऑन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। फिर हम पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट करेंगे। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म इज नो, वी विल नॉट अपीज एनीवन, और हमारे सेक्युलरिज्म में सब एक जैसे रहने वाले हैं, सबको बराबर ट्रीट करेंगे। जो कि कांग्रेस पे एक रहा ही है इल्जाम कि वो सारे 65-70 साल वो पर्टिकुलर कम्युनिटीज को ही अपीज कर रहे थे। गांधी का नाम किसी और पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इवन कांग्रेस के में नहीं है, इट इज इन बीजेपीज कॉन्स्टिट्यूशन जी। तो ये जो बीजेपी की बात है ये हम फिर कभी करेंगे। मेरे को वापस आरएसएस पे, मैं आरएसएस इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आरएसएस को अगर वो बीजेपी को कहते हैं कि उनकी सोच मिलती है, ये आरएसएस के कहने से करते हैं, तो ऐसे तो हर पार्टी के ऊपर पीछे कोई होता है। नहीं जी, मैं एक उदाहरण दूंगी आपको कि अकाली दल के पीछे एसजीपीसी है, कांग्रेस के पीछे हाई कमांड है कि जो हाई कमांड कहेगी वो होगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आरएसएस की जो फिलॉसफी है, जो कि अपने आप में एक खूबसूरत फिलॉसफी है, नेशनलिज्म की है, तो हर्ज क्या है? मतलब आरएसएस और बीजेपी अगर एक जैसे भी हों और एक माँ बेटी हों, तो भी मुझे बताइए कि इसमें फर्क हर्ज क्या है? इसमें दो बातें समझनी पड़ेगी। हाँ। एक विचार परिवार का कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि विचार परिवार आरएसएस के लिए क्या होता है। विचार परिवार या सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप अंग्रेजी में कह देते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ही तरह के भाव, एक ही तरह की भावना के साथ राष्ट्र के लिए काम करते हैं और समर्पित होंगे। हाँ। तो उसमें पॉलिटिकल विंग आप उसको कह सकते हो, वो बीजेपी बना, और इस तरह के तकरीबन 60 से 70 या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं अलग अलग तरह की एनजीओस आप बोल सकते हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें जनजाति कल्याण आश्रम है, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन है, जिसमें स्वदेशी आंदोलन है, स्वदेशी जागरण मंच है, तो ये संस्कार भारती है, संस्कृति भारती है, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये एक ही ध्येय के साथ, एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रही हैं कि राष्ट्रीय पुनरुत्थान, उसमें बुरा क्या है? दोबारा से रिवाइवल ऑफ दिस नेशन, दोबारा से इसी संस्कृति पे हम दोबारा उठाना, लोगों में मान सम्मान का भाव पैदा करना, अपने लिए एक वो सेल्फ रिस्पेक्ट उनमें दोबारा से पैदा हो, कॉन्फिडेंस पैदा हो कि हमारा जो देश है ये एक अपने में एक विशाल और भव्य देश था, हमारी संस्कृति बहुत बढ़िया थी और वैसी ही है और दोबारा वैसा बनाना है। तो ये सारे विचार परिवार है। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं कि आरएसएस के साथ इनका कुछ भी संबंध हो,
बुरा क्या है? बिल्कुल। उनका भी सोच वही है, इनकी भी सोच वही मैंने है, ये आपको तो हर्ज क्या है? जी विचार परिवार का कंसेप्ट इसलिए बताया कि आपको ये भी बता पाऊं कि इस तरह की संस्थाएं, जैसे मैंने आपको बताया कांग्रेस में थी सेवा दल, आज भी सेवा दल एग्जिस्ट करता है। हाँ, तो पर अगर दोनों में अंतर क्या है? विरोधी कांग्रेस के अगर ये दोनों में अंतर क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, आपके ऑडियंस को ये जानना बहुत जरूरी है दोनों में अंतर क्या है। कांग्रेस एक पॉलिटिकल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, सेवा दल कांग्रेस का अंग है। जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस की है वो कांग्रेस का अंग है, कांग्रेस का जो स्टूडेंट विंग है वो कांग्रेस का अंग है। पर यहां आप आ जाइए बीजेपी की तरफ, क्या एबीपी बीजेपी का अंग है? नहीं है। क्या स्वदेशी जागरण मंच बीजेपी का अंग है? नहीं है। क्या आरएसएस बीजेपी का अंग है? नहीं है। ये सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबका अलग अलग संविधान है, सब अलग अलग से अलाइंड हैं, सबका एक दूसरे से कोई इंटरफेरेंस डे टू डे ऑपरेशंस में नहीं है। और जहां तक बात रही कि अगर इनका आपस में हो तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल आपस में है। लोग इधर से उधर भी जा सकते हैं, उधर से इधर भी आज जा सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सब जो है। पर नेशनल स्तर पे मीडिया भी, लोग भी ऐसा क्यों पेश करते हैं कि जी ये तो इन पे तो इल्जाम है कि आरएसएस कोई सलाह दे दे उनको तो वो उसे मान भी ले तो हर्ज कुछ नहीं, तो इसको स्वीकार नहीं कर रहे लोग। पॉलिटिक्स में आप सबसे ज्यादा विरोध किसका करेंगे? आप सबसे ज्यादा विरोध उसका करेंगे जिससे आपको हारने का डर है। तो बहुत सारी मुस्लिम लीग के बाद उस तरह की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में आज भी एग्जिस्ट करती हैं, जो बहुत ज्यादा कॉम्युनल है और बहुत तरह से देश विरोधी बातें भी करती हैं। उसके बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनसे कोई थ्रेट नहीं है, पॉलिटिकल थ्रेट नहीं है। आरएसएस से उनको पॉलिटिकल थ्रेट ये है कि एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक ग्रुप है लोगों का जो राष्ट्र प्रेमी है, देश प्रेमी है, जिनको आप डगमगा नहीं सकते, जिनको आप खरीद नहीं सकते। आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में उनको नहीं अपने पास खींच के लेके जा सकते। ये कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल, मैं तो कहूंगी कि ये तो उनकी मॉरल स्ट्रेंथ की कितनी बड़ी बात है कि आप आरएसएस के व्यक्ति को खरीद नहीं सकते। इसलिए आप अगर आरएसएस से कोई लोग बीजेपी में आ रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। अभी एक सवाल और आपसे पूछना है। इसमें एक चीज आपको मैं इसमें क्लियर कर दूं, जब आरएसएस से बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं बीजेपी में जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, जो चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ राष्ट्र एक भावना के साथ, देश प्रेम की भावना के साथ आते हैं और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना से आते हैं। वो सिर्फ काम करने आते हैं। काम करने के बाद बहुत सारे लोग किसी और काम में लग जाते हैं, जो संघ का काम होगा या किसी और तरह की किसी संस्था का काम होगा उसमें चले जाते हैं। उनका चुनाव लड़ना बिल्कुल मंशा नहीं रहती। और ये मत सोचिए ये लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। राइट फ्रॉम द फाउंडर वो एमबीबीएस थे, उसका जो सेकंड थे वो जूलॉजिस्ट थे, ही वाज अ प्रोफेसर। उसके बाद जो आज की डेट में जो आरएसएस के जो चीफ हैं वो एक वेटनरी डॉक्टर हैं। बीजेपी में आज जो है जितने भी जो लोग आरएसएस से आए हुए हैं, उस संस्था से यहाँ पर आए हुए हैं, आरएसएस में पढ़े लिखे लोग, जैसे अब बीएल संतोष है, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं अभी राइट नाउ, तो वो जो हैं वो भी इंजीनियर हैं। उधर आप देखेंगे मनमोहन वैद्य हैं, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। परंतु ये बात साबित हुई, परंतु जो आम जनता के मन में ये धारणा है कि जैसे आरएसएस कोई हवा है और ये कोई बड़ी ऐसी चीज़ है जिसको छुओ भी मत, देखो भी मत, सुनो भी मत। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को चाहे इल्ज़ाम लगते रहें, चाहे किसी और को या फिर किसी पाठ्यक्रम में, जैसे हम भगत सिंह को नहीं पढ़ाते ऐसे ही हमने कभी आरएसएस को नहीं पढ़ाया। हमें बहुत से और ऐसे लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पूरा भाग लिया, लेकिन उनके बारे में हमें नहीं पढ़ाया गया। तो वो जो कंट्रोल था कांग्रेस का, क्योंकि वो उनके हाथ से निकल रहा है, शायद इसलिए वो लोग एक सवाल यहाँ आरएसएस के बारे में आपसे और पूछना है कि आरएसएस का आप एक दिन मेरे से चर्चा कर रहे थे, वहीं से चुना था मैंने आपको। ये दिक्कत यहाँ मैं चाह रही थी कि मेरे दर्शकों को आप समझाएं कि ये बताइए कि आरएसएस की में जो व्यक्ति शाखा ज्वाइन करता है उसको क्या बनाने का उद्देश्य होता है? जी, आरएसएस की जो शाखा है वो कोई मेंबरशिप बेस नहीं है कि आप वहाँ फॉर्म भरेंगे, फीस देंगे और फिर मेंबर बन जाएंगे। तो शाखा का एक बड़ा एक ओपन अनऑर्गेनाइज्ड धर्म देखा जाता है, कोई धर्म नहीं, कोई सिख आ रहा है, मुसलमान आ रहा है या क्रिश्चियन आ रहा है। आरएसएस का एक सिख विंग भी है, मुस्लिम विंग भी अलग से है। दोनों है। अरे वाह। आप जो शाखा का पूछ रहे थे वो बता दूं। 1 घंटे की शाखा लगती है सुबह, जिसे शाखा बोलते हैं। ये सब इकट्ठे होंगे, 1 घंटे से पहले
कुछ वर्जिश करेंगे ताकि उनमें शरीर ठीक रहे, शरीर ठीक रहे। उसके बाद योग करेंगे, सूर्य नमस्कार रहेगा। उसके बाद कुछ चीज़ों पे चर्चा करेंगे जो आसपास चल रही हैं, हो रही हैं, उस पर विचार विमर्श करेंगे। और फिर सबकी भलाई के लिए और सृष्टि की भलाई के लिए एक प्रार्थना है, वो प्रार्थना करेंगे और उस प्रार्थना के साथ वो विसर्जित हो जाएगी। ये तो आपने मुझे बताया, पर लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि ज़्यादातर इन लोगों में लोग शादी भी नहीं करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से अपने को समर्पित किया हुआ है राष्ट्र के लिए। तो एक तरह से ये पॉलिटिकल सन्यासी हैं। जो मैंने आपको पहले गोखले जी का और लाला जी का एग्जाम्पल दिया और उन दोनों की संस्था बताई, दोनों की संस्थाओं में जो एक कोर ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम ऐसे पॉलिटिकल सन्यासीज का निर्माण करेंगे जो पॉलिटिक्स में एक्टिव रहेंगे पर सन्यासी का जीवन जिएंगे। तो लाला जी की परिवार के बंधनों में नहीं बंधेंगे, ऐसा लिखा गया कहीं नहीं है। हाँ, पर ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि जो ऐसा चाहे। हाँ, तो ये भी बहुत बड़ी बात ये है। पॉलिटिकल सन्यासी आप कह सकते हैं इनको। खास तौर पे आज के भारत में जहाँ पुत्र, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, इनको जो प्राथमिकताएं दे रहे हैं बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज, उनमें आरएसएस फिर भी बड़ा बुलंद खड़ा नजर आता है मुझे, कि जहाँ पे बहुत से, ये संख्या जो है, जो ऐसा कि जितना कि मेरे को ज्ञान हुआ कि इनकी संख्या लाखों में है जी। तो ये लोग जैसे इस समय जो लोग शाखा पे आते हैं और जो आरएसएस जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों की संख्या 1 करोड़ से ऊपर होगी। 1 करोड़ से ऊपर होगी। तो मेरे दर्शकों के लिए ये भी कितनी आश्चर्यजनक बात है कि आरएसएस काफ़ी अच्छी संस्था मुझे समझ आ रही है। जितना मेरा ज्ञान है, जितना मैं अब तक पढ़ी लिखी हूँ, तो मेरे को आश्चर्य है कि आरएसएस को इतना ब्लैक पेंट क्यों किया गया है। पॉलिटिकल राइवलरी, देखिए आपने बता दिया। पॉलिटिकल, अब ये आरएसएस, क्योंकि जैसे मैंने बताया, हेडगेवर जी ने बोला था कि आरएसएस कभी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। उनके बाद जब गोलवाकर जी हुए तो उनका भी ये मानना था कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और पर राजनीति के स्टेज पे जो चेंज हुआ आज़ादी के बाद, वो एक सबसे बड़ा बदलाव हुआ कि सरदार पटेल जो है उनका देहांत हो गया। उनका देहांत हो गया और वहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, उनको लगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अपना गोलवाकर जी को, कि अब जो है कांग्रेस से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। दे वर वेरी होपफुल अबाउट सरदार पटेल। और उनको लगा कि नेहरू जी के नेतृत्व में जिस तरह का हम सोच रहे हैं ये राष्ट्र निर्माण होगा, वैसा राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। तो जिस समय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की, तो आरएसएस ने गोलवाकर जी के पास गए। उन्होंने अपना एक से ज़्यादा दिए, पर एक दीनदयाल उपाध्याय जी जो हैं वो उनको दिए। और उन्होंने बोला कि आप लोग आगे इसको बढ़ाएं और आप लोग ये राजनीतिक में, अगर राजनीति में बढ़ना चाहें, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ कन्विंसिंग, तो अगर आप बढ़ना चाहें तो आप इनका उपयोग कीजिए। और संघ से जिन भी लोगों की आपको सहायता चाहिए राष्ट्र निर्माण के काम के लिए, अगर राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो उन सब के लिए हम सपोर्ट करेंगे। और तब वो लोग जो हैं कुछ जनसंघ में आए। चले, राजनीति में जाना कोई पाप थोड़ा है। मैं ये बता रहा हूँ कि इसका निर्माण पॉलिटिक्स में आए कैसे, जो मांग उठी, और जैसे ही जनसंघ बनी तो कांग्रेस के लिए एक नई थ्रेट पैदा हो गई, जनसंघ, और एक इसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप खड़ा हो गया। उस पॉलिटिकल राइवलरी के लिए जरूरी था कि आरएसएस शुड बी पेंटेड ब्लैक। इसलिए आरएसएस को लगातार बदनाम किया गया, क्योंकि जैसे ही 1950 के दशक में जब जनसंघ एक फोर्स बन के उठना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, और एक नया एक राजनीतिक दल बन गया, और हिंदू महासभा का जो गैप था वो भी भरना शुरू हो गया, तो उनको लगा कि अब इसको जो है किसी तरह से पीछे किया जाए। वो ऐसा समय था जब ये सरदार पटेल थे, एक बार सरदार पटेल ने, एक बार जवाहरलाल नेहरू ने इनको बुलाया और इनको बोला कि देखिए आपका काम खत्म हो चुका है, तो आप क्यों नहीं आप सेवा दल के साथ मर्ज हो जाते हैं। तो इनको कांग्रेस में भी मिलाने की कोशिश की गई। अच्छा। जिसको इन्होंने इनकार किया। तो सरदार पटेल, जिनको ज़्यादातर उन पे इल्ज़ामात ये लगाए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से कि वो तो खुद भी एक बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता थी, तो ये आपके सामने
आपने उदाहरण पेश किए और हैं। इसमें बताऊं, महात्मा गांधी एक बार आए, 1930 की बात है मेरे ख्याल से। महात्मा गांधी एक बार आए, उन्होंने संघ की शाखा अटेंड की और उसके बाद उन्होंने संघ के जो बोला, लिखा उन्होंने, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा राष्ट्र के प्रति समर्पित युवा लोग हैं और बहुत अच्छी संस्था है जो राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए काम कर रही है, एंड आई एक्सटेंड ऑल माई सपोर्ट। ऐसा करके महात्मा गांधी ने भी वहां आने के बाद लिखा। आज़ादी के बाद अभी हम जानते हैं रिसेंट हिस्ट्री में प्रणब मुखर्जी कट्टर कांग्रेसी, वो गए शाखा में और ही हैड ऑल द प्रेज फॉर आरएसएस, क्योंकि उन्होंने उसको अंदर से देखा। ही अटेंडेड द नेशनल कन्वेंशन ऑफ आरएसएस आल्सो, वी नो दैट। तो लेकिन उनकी बेटी ने एक कमेंट किया था एक इंटरव्यू। उनकी बेटी अभी गई 2-3 दिन पहले, अभी 2 दिन पहले मोदी जी से मिलके आई। नहीं, उन्होंने एक कमेंट किया था एक इंटरव्यू में कि मैंने अपने बाबा से पूछा कि आरएसएस को आपने कैसे जस्टिफाई कर दिया। आई एम श्योर प्रणब मुखर्जी ने बताया होगा, अज्ञानता उनकी दूर की होगी। हाँ, वो तो शायद पता नहीं, पर वो ये मैं सुन के हैरान थी कि प्रणब मुखर्जी तो खुद गए थे और उन्होंने उसकी प्रशंसा की। तो खैर जाहिर है कि आरएसएस ने कभी खुद इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि हमें ब्लैक पेंट करें या वाइट पेंट करें या जो मर्जी पेंट करें, हम अपना काम करते रहेंगे। मैं इसमें ये जानना चाहती हूँ कि आरएसएस ने जितना थोड़ा सा मुझे पता लगा, असम की फ्लड्स में और कोलकाता में कई काम किए थे। क्या आप बता सकते हैं? देखिए, आज़ादी के बाद मैंने बताया जिस समय देश उस समय विभाजन में काम हुआ, तो बहुत ही भूमिका। अब उसके बाद एक बहुत बड़ा काम किया जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। वो काम था कश्मीर के विलय का। जब कश्मीर का विलय होना था और सरदार पटेल फंस गए थे, कुछ हो नहीं पा रहा था, तो उन्होंने गोलवाकर जी को रिक्वेस्ट किया कि आप महाराज हरि सिंह के पास जाएं और उनसे मिले और उनको कन्विंस करें। तो इट वाज गोलवाकर जी हु वेंट ओवर टू कश्मीर, जो कि आरएसएस के प्रधान थे जी। इसके बावजूद ही वेंट ओवर टू कश्मीर, ही कन्विंस्ड हरि सिंह जी, एंड हरि सिंह ने उसके बाद विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए और कश्मीर का विलय हिंदुस्तान में हुआ। बहुत कम लोग जानते हैं। ये रिकॉर्ड पे है, ये रिकॉर्ड पे, बिल्कुल रिकॉर्ड पे है। इसके बाद जिस समय ये गोवा की बात है, गोवा इतने साल के बाद, गोवा जो है भारत का हिस्सा नहीं था, पोर्तुगीज के अधीन था। दूसरी तरफ ये सिलवासा वगैरह, ये पूरा गोवा पोर्तुगीज के अधीन था। तो हमारी जो सरकार थी सत्ता में आ गई थी, सत्ता एंजॉय कर रही थी, उसको उनको दोबारा भारत में विलय करने की कोई चिंता ही नहीं थी। तो उस समय भी आरएसएस ने रोल प्ले किया। वहाँ पर पोर्तुगीज के पास उन टापुओं पे गए, वहाँ कब्जा किया, और गोवा की लड़ाई में तो बल्कि सैकड़ों स्वयंसेवक जो है उनको गोलियां मारी गई और वो मरे वहाँ पर, वो इतिहास में वो शहीद हुए। उनका बलिदान है, लेकिन कहीं इसको हाईलाइट नहीं किया गया। तो गोवा को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा रोल रहा। तो आज जो गोवा इतना अच्छा भाग माना जाता है भारत का, वो आरएसएस के जो स्वयं सेवक थे उनकी वजह से है। जी। तो एक और बात जानना चाहिए, इन्होंने असम फ्लड्स वगैरह, असम फ्लड्स तो एक छोटी सी चीज़ है। कोई भी ऐसी आपदा देश में रही हो, चाहे वो नेपाल में हो, चाहे असम में हो, चाहे उड़ीसा में हो, कोई फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, आप वहाँ पर देखेंगे आरएसएस के कार्यकर्ता हमेशा रहेंगे, स्वयंसेवक रहेंगे, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी भी तरह के लालच के, बिना किसी भी तरह के निर्देश के, वो पूरा काम करेंगे। और तो और लाल बहादुर शास्त्री ने जिस समय 1963 का सपोज ट्रांसग्रेशन हुआ, उस समय उनको बुलाया और आरएसएस ने सारा सेवा का काम किया। इवन ब्लड डोनेशन जो है सबसे ज़्यादा जो है आरएसएस के स्वयंसेवक थे, उन्होंने किया। जब 1961 की वॉर थी तो उस समय नेहरू जी ने इनको बोला कि हमारे फ्रंट लाइन पे हमें ज़रूरत है, तो वहाँ उस समय आरएसएस ने हेल्प किया। उस समय नेहरू जी ने 1963 का, मेरे को जहाँ तक ध्यान है, 63 का जो हमारा रिपब्लिक डे परेड था, उसमें आरएसएस को बुलाया 2 दिन के नोटिस पे और उनको बोला यू विल मार्च। तो आरएसएस पार्टिसिपेटेड इन दैट परेड। अच्छा, एक और बात कि अक्सर गाली के तरह ये शब्द यूज करते मैंने लोगों को बहुत फ्रीक्वेंटली सुना है कि वो तो निक्करधारी है जी। तो जो निक्कर है ये तो भारत की एक वेशभूषा है, जैसे सैकड़ों और। तो हमारे बचपन में हमने बच्चों को निक्कर में स्कूल आते देखा है, तो ये निक्करधारी एक गाली कैसे बन गई? देखिए 60,000 के करीब मैंने बताया आज की डेट में शाखाएं हैं। शाखाओं में सुबह मैंने आपको जैसे बताया वर्जिश रहती है,
वर्जिश एक्सरसाइज रहती है किसी न किसी फॉर्म में, सूर्य नमस्कार है। यदि आप सब अपनी वेशभूषा में पैंट और उसमें जाएंगे तो आप वर्जिश नहीं कर सकते तो हैं। जैसे धोती पहनो जो या भी, जैसे तो इसलिए एक या लंगोट पहनो, इसलिए एक ऐसे यूनिफॉर्म, निक्कर एक है। परिधान बनाया गया कि अपने शाखा में आना है तो कंफर्टेबल होके आना है, हाँ, और निक्कर किसी भी तरह के वर्जिश के लिए, सूर्य नमस्कार के लिए उपयुक्त थी, तो इसलिए निक्कर का चयन किया गया। और आप निक्कर पहन के आएंगे और साफ स्वच्छ रह के होंगे, और उसमें जो भी एक परिधान बनाया गया, एक आपका ड्रेस कोड बनाया गया, सादा सा परिधान है। और क्योंकि उससे आप आइडेंटिफाई हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि आप उससे आइडेंटिफाई हो रहे हैं तो उन्होंने बोला निक्करधारी करके बोलना शुरू कर दिया, एक जैसे गाली हो कोई। तो थैंक यू हेमंत, आपने आज काफी ज्ञान हमें दिया, मैं तो खुद नहीं जानती थी ये जी। सब। ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। बहुत कुछ है संघ के बारे में जो मैं बता नहीं पाया। अपने आप को प्रचारित करने में कोई ऐसी भूमिका कभी निभाई नहीं, और मैं तो कहूंगी कि अब बल्कि जैसे हम चाह रहे हैं कि हमारे जैसे विद्याचरण शुक्ल हैं, या ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, या जैसे और बहुत से लोग हैं, तो अब मैंने दूरदर्शन की कई पिक्चर्स देखी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज, तो मैं खुद हैरान हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बिल्कुल कुछ ये पता था कि वो कैबिनेट मंत्री थे, आगे क्या हुआ ये तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा था। अब उन पे डॉक्यूमेंट्री देखी, ऐसे ही मैंने और बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं कि जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है देश के लिए, और जिनका नाम निशान कहीं भी नहीं है। तो उसी तरह मुझे तो लगता है कि आरएसएस के बारे में भी लोगों को खुद चुनने का। देखिए, मैं संघ शिक्षित नहीं हूँ, मतलब संघ से मेरा नाता वैसा नहीं है। हाँ। तो मेरा जो अध्ययन है वो ऐसे संघ के जो लोग हैं उनके साथ रहने से, पास से देखने से, कभी जाके समझने से, और पढ़ने से जो मेरे को समझ आया, और इतने साल से साथ में रहने से, देखने से मुझे जो समझ आया, तो वो मैंने आपको बताया। पर यदि कोई आप संघ के किसी व्यक्ति से बात करेंगे और उसके इतिहास के बारे में आप जानना चाहेंगे, तो जो मैंने बताया वो तो बहुत छोटा है। आपको इसके बारे में और बहुत ज़्यादा आपको जानने को मिलेगा, और हर बात सुनने के बाद आपको आपके मुंह से निकलेगा, वाह क्या बात है। हम किसी संस्था को इतना काला कैसे पेंट कर सकते हैं, जबकि उस संस्था ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। मैं आरएसएस पे आपके पास दोबारा कुछ और ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं खुद भी आप ही की तरह एक विद्यार्थी की तरह जानना चाहती हूँ कि ये क्या है। धन्यवाद। धन्यवाद जी।